पिछली वीडियोस में हम लोगों ने मैथ में घातांक के बारे में पढ़ा, वर्गमूल की शॉर्ट ट्रिक के बारे में पढ़ा और आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और मेंसुरेशन से रिलेटेड मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ, उनसे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट जो हर एग्ज़ाम में कम से कम 5 नंबर का आता ही है। हर एग्ज़ाम में मैथ में मेंसुरेशन के बिना कोई पेपर नहीं बनता है। मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कई लोगों को मेंसुरेशन टफ भी लगती है क्योंकि इसमें कई फॉर्मूले हैं और मेंसुरेशन टफ नहीं है, बस ये है कि उसका कंसेप्ट समझ में आ जाए और जो फॉर्मूले हैं उनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर फॉर्मूलों को हम लोगों ने याद रख लिया तो आपके जो सिंपल क्वेश्चन है वो आपके बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और यूपी टेट में लगातार कई वर्षों से 5 से 6 नंबर का मेंसुरेशन जरूर आता है और हर एग्जाम में 5 से 6 नंबर का मेंसुरेशन वेटेज रखता है। तो मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको मेंसुरेशन में फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग मेंसुरेशन का चैप्टर। हिंदी में उसे क्षेत्रमिति बोलते हैं। चलिए, तो जो चैप्टर मैं स्टार्ट करने वाला हूं, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन चैप्टर अपने आप में व्यापक क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है मेंसुरेशन का। तो आपको मेंसुरेशन में क्या करना है कि मेंसुरेशन को आपको 2 भागों में पढ़ना है, एक 2D और एक 3D। मतलब क्षेत्रमिति में 2 प्रकार की आकृतियां होती हैं जिसको हम हिंदी में द्विविमीय और त्रिविमीय बोल सकते हैं। द्विविमीय का मतलब होता है 2 डायमेंशनल और त्रिविमीय का मतलब होता है 3 डायमेंशनल। ये 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल या द्विविमीय या त्रिविमीय है क्या? तो ध्यान दीजिए, द्विविमीय का मतलब होता है इसमें 2 एक्सिस होना, मतलब एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। मतलब जैसे कि ये बोर्ड है तो बोर्ड में भी अगर एक्सिस की बात करें तो 2 एक्सिस है, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो यहां पर इसे हम एक्स एक्सिस बोलेंगे और इसे हम वाई एक्सिस बोलेंगे। मतलब कोई भी आकृति जिसमें द्विविमीय होती हैं अर्थात 2 दिशाओं में प्रदर्शित कर सकते हैं उसे हम द्विविमीय बोलते हैं, 2 डायमेंशनल बोलते हैं। त्रिविमीय आकृति कैसी होती है? त्रिविमीय में जो एक्सिस होते हैं वो 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इसको आप कैसे समझ सकते हैं? इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये 2 एक्सिस में ये दर्शा रहा है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तीसरा एक्सिस अगर बात करें तो तीसरे एक्सिस में क्या होगा कि हम मान लीजिए तीसरा एक्सिस देखना है, एक सेकेंड, तीसरे एक्सिस में थर्ड साइड भी एक होगा, जैसे कि मान लीजिए ये है, तो ये 3 एक्सिस है इस तरीके से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये एक्स, ये देखिए त्रिविमीय। मतलब क्या होता है कि इसमें जो 2 डायमेंशनल है उसमें 2 तरीके की आकृति हुई। जैसे कि हमने मान लीजिए वर्ग बनाया, तो वर्ग में क्या है, वर्ग में एक ये भुजा है और एक इस तरफ है, तो 2 एक्सिस हो गया। लेकिन अगर 3 डायमेंशनल की बात करें तो 3 डायमेंशनल में जैसे कि इस तरीके से ये घन, तो ये जो घन है वो क्या है, 3 डायमेंशनली। तो 2 डायमेंशनली में पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी आकृति द्विविमीय है या त्रिविमीय है। तो आपको उदाहरण याद रखना है कि जो द्विविमीय आकृतियां होती हैं, द्विविमीय आकृतियों में वर्ग, आयत, त्रिभुज, वर्ग, आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, ये जो आकृतियां आपके सामने लिखी हुई हैं मैंने, वर्ग, आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, ये होती हैं द्विविमीय, 2 डायमेंशनली। और त्रिविमीय की बात करें तो त्रिविमीय में क्या होता है, त्रिविमीय में जो आकृतियां होती हैं वो आपकी कौन कौन सी हैं, तो घन, क्यूब बोल सकते हैं, घनाभ, क्यूबॉइड। तीसरा आपका देखा जाए तो इसमें हम कह सकते हैं बेलन, इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं। फोर्थ
आपका गोला, स्फेयर, इसको इंग्लिश में स्फेयर बोलते हैं, और पांचवा आप कह सकते हैं शंकु, क्यूब। तो ये 5 आकृतियां जो हैं वो किसमें दर्शाई? त्रिविमीय में। और 2 डायमेंशनल में कौन है? वर्ग, आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त। तो कई बार और एग्जाम्स में केवल इतना सा पूछा जाता है कि कौन सी आकृति निम्न में से द्विविमीय है और कौन सी आकृति त्रिविमीय है। क्लियर? तो द्विविमीय और त्रिविमीय में अंतर क्या है? द्विविमीय ऐसी विमाएं जिसमें 2 विमाएं होती हैं, ऐसी आकृति जिनमें 2 विमाएं होती हैं, और त्रिविमीय में जिसमें 3 विमाएं होती हैं। क्लियर? विमाएं मतलब माप। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले से। फॉर्मूला में जैसे कि हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2 डायमेंशनली से रिलेटेड 2D। तो 2D में सबसे पहले वर्ग के बारे में जानना है। वर्ग क्या होता है? तो वर्ग में सबको पता भी है वैसे तो, वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। ठीक है, वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं? समान। तो इस तरीके से ये वर्ग बना। वर्ग में अगर हमने मान लिया कि ये वर्ग जो है वो A, B, C और D है, जिसकी भुजा कितनी है? A, तो इसको मैंने भुजा का नाम दिया साइड। तो साइड कितनी है अपनी? A। ये भी A होगी, ये भी A और ये भी A। अब वर्ग के बारे में देखें तो वर्ग के बीचों बीच से इन शीर्षों को मिलाते हुए जो रेखा बनाई गई इसको हम बोलते हैं विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। क्लियर? अब अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं कि ये A है, ये है और ये आपका इनका जो इनके बीच में जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, तो किसी भी जो आपका समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं और पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आप विकर्ण की माप निकाल सकते हैं। विकर्ण क्या होता है? तो विकर्ण बराबर क्या होगा? इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहां से हम कहेंगे कि यहां हमारा जो लंब है उसकी माप भी कितनी है? A है, और यहां पर माप कितनी है? A, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। तो यहां से मैं कह सकता हूं A² प्लस A²। और यहां कर्ण जो है उसको मैंने AC नाम दिया, AC का स्क्वायर। तो AC बराबर A² कितना हो गया? 2A²। तो AC² बराबर 2A², तो AC बराबर √2A²। तो A² बाहर चला जाएगा, √2A। तो आपको डायरेक्ट विकर्ण की माप क्या मिल गई? A√2। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? A√2। दूसरी बात, यहां भी A√2 होगा और यहां भी भुजा की माप कितनी है? A और A, इसलिए इस तरफ का जो BD है वो भी कितना होगा? A√2। तो यहां से हमें क्या रिजल्ट मिला कि जो वर्ग के विकर्ण होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं? बराबर। ध्यान रखिए, वर्ग में वर्ग के दोनों विकर्ण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो वर्ग के बारे में क्या क्या जानना है? क्योंकि अब क्या है, टीईटी और सीटेट में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके न्यूमेरिकल तो आते ही हैं, न्यूमेरिकल के साथ साथ वो कंसेप्चुअली भी क्वेश्चन पूछते हैं। कैसे? कि वर्ग के बारे में कौन सा कथन सत्य है और वर्ग के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो वर्ग की प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। क्या होता है? तो पहला याद रखना है कि वर्ग की सभी भुजाएं, वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती हैं? एक समान होती है, मतलब समान होती हैं। वर्ग के विकर्ण भी समान होते हैं, वर्ग के विकर्ण भी कैसे होते हैं? समान होते हैं। और वर्ग का प्रत्येक कोण, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो जो प्रत्येक कोण मतलब अंतःकोण, तो अंतःकोण क्या होता है? जो अंदर ये बने हैं इसको हम बोलते हैं अंतःकोण, और इसके बाहर जो बनेगा वो बाह्य कोण। तो अंतःकोण जो है वो कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का। और वर्ग के विकर्ण कैसे होते हैं? समान। और सभी भुजाएं कैसी होती हैं? समान। क्लियर? अब यहां से अगर हम फॉर्मूला की बात करें कि फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान दीजिए फॉर्मूला क्या है। तो वर्ग से रिलेटेड अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो चूंकि वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। और हमने भुजा को क्या नाम दिया? भुजा को आपने दिया A नाम। भुजा को जो नाम दिया है उसको क्या नाम दिया है आपने? A। तो इसको मैं लिख सकता हूं A²। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। सिंपल सी बात है लेकिन पेपर में आता है। ठीक। दूसरा, वर्ग का परिमाप। तो इस बार टीईटी 2020 में परिमाप से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि परिमाप होता क्या है। उन्होंने सिंपल परिमाप की परिभाषा पूछी थी कि परिमाप का अर्थ क्या होता है। परि माने होता है चारों ओर, परितः, और माप मतलब माप मतलब मेजरमेंट। तो परिमाप का मतलब होता है कोई भी आकृति हो, चाहे वो वर्ग हो, आयत हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, वृत्त हो, कोई भी आकृति है, अगर उसका हमें परिमाप निकालना है तो परिमाप का मतलब होता है उस आकृति के चारों तरफ की भुजाओं का योग।
अब वर्ग चार भुजाओं वाला होता है, इसलिए उसकी चारों भुजाओं का योग किया जाएगा। आपका वृत्त होता है, वृत्त में हम जब परिमाप नापते हैं तो वृत्त की परिमाप को हम परिधि बोल देते हैं, मतलब उसके वर्ग की चारों तरफ की जो ये माप है वो परिधि के बराबर होती है। और वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r। तो वृत्त की परिधि अगर 2 पाई r है तो वृत्त का वो परिमाप भी कहलाएगा। उसी प्रकार वर्ग का परिमाप निकालना है तो आपने देखा कि आकृति में 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाएं कैसी हैं? बराबर हैं। तो जब चारों भुजाएं बराबर हैं तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? 4a। ए अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4a, मतलब 4 गुणे भुजा, वर्ग का परिमाप हो गया। तीसरा फॉर्मूला याद रखना है, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? तो वर्ग का विकर्ण होता है a√2। क्या होता है वर्ग का विकर्ण? a√2। क्लियर? तो ये 3 फॉर्मूले हो गए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। वर्ग का परिमाप 4a और वर्ग का विकर्ण a√2। इसके बाद वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं, वर्ग के विकर्ण आपस में समान होते हैं और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो ये वर्ग से रिलेटेड चीजें हो गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आयत। आयत की आकृति कैसे होती है? सभी को पता है। आयत में अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई होती है। तो इसमें 2 भुजाएं, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो समांतर होती हैं। तो आयत में सबसे पहले आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? तो आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, समांतर होती हैं और एक समान होती हैं, समांतर होती हैं और एक समान होती है। एक समान का मतलब यहां पर लंबाई ये और ये आपस में बराबर होंगी और ये बराबर होंगे। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं ये आपकी लंबाई है और ये आपकी विड्थ है बी। ठीक है, लेंथ और विड्थ, तो ये लंबाई चौड़ाई है। तो पहली बात तो यहां पर लंबाई चौड़ाई में जो लंबाई है वो भी समान होगी। तो मतलब ये एल है तो ये भी एल, ये बी है तो ये बी भी। ठीक है, तो ये चौड़ाई समान होगी। इसके बाद इनके बीच जो अंतःकोण होता है वो भी 90 डिग्री होता है, मतलब इनके बीच का जो अंतःकोण है वो भी 90 डिग्री। तो वर्ग और आयत में एक समान प्रॉपर्टी कौन सी है? जिसमें दोनों के अंतःकोण कितने होते हैं? 90 डिग्री। यहां पर भी आयत का एक विकर्ण होता है, ये आयत के विकर्ण हो गए हैं। अब आयत से रिलेटेड अगर फॉर्मूले की बात करें तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत के परिमाप की बात करें तो आयत का जो परिमाप होता है, अभी हाल मैंने परिमाप के बारे में बताया, परिमाप का मतलब होता है किसी भी आकृति की सभी भुजाओं का योग। तो यहां पर भी कितनी इस आकृति में कितनी भुजाएं हैं? तो हमने कहा 4 भुजाएं हैं, 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई है। तो फॉर्मूला रट्टू तोता की तरह रटना तो है बट समझ के रटना है। कैसे? तो हमने कहा सर इसमें 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई है। अगर हम 2l मतलब l को 2 बार जोड़ेंगे और चौड़ाई को 2 बार जोड़ेंगे और यहां से हमने 2 ब्रैकेट में लिया, डेट इज फॉर्मूला क्या बन गया? 2 टाइम्स l प्लस बी। मतलब आयत का जो परिमाप है वो क्या निकल कर आया? 2 लंबाई धन चौड़ाई। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत के विकर्ण की बात करें तो आयत का विकर्ण क्या होगा? तो अभी हाल हमने बताया कि विकर्ण निकालने के लिए आप यहां पर कोण कितना था? 90 डिग्री। तो विकर्ण निकालने के लिए यहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहां पर लंब कौन है? हमने मान लिया बी और आधार क्या है? एल है। तो यहां से अगर हम पाइथागोरस प्रमेय से बात करें तो इस आयत के विकर्ण की बात करें तो आयत का जो विकर्ण है उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आयत का विकर्ण हो गया। तो आयत का विकर्ण क्या होता है? तो आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आयत से रिलेटेड हमें फॉर्मूला क्या याद रखना है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 टाइम्स एल प्लस बी और आयत का विकर्ण अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से ये क्वेश्चन में अप्लाई करना होगा इन फॉर्मूलों को। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक, और इनके आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं, एक समान होती है और इनके अंतःकोण कितने होते हैं? 90 डिग्री का। तो ये तो बात हुई हमारी वर्ग की और आयत की। चलिए इसके बाद वर्ग आयत के बाद अगर हम बात करें 2D में नेक्स्ट आकृति की बात तो त्रिभुज। त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो त्रिभुज की परिभाषा क्या है? तो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। कितनी भुजाएं? 3 भुजाओं से। तो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक, अब त्रिभुज कितने प्रकार के हैं? तो त्रिभुज कई प्रकार के हैं। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि त्रिभुज कई प्रकार के कैसे। सबसे पहले त्रिभुज होता है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। दूसरा है विषमबाहु के बाद अगर बात करें तो समकोण त्रिभुज,
ठीक, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इसके बाद बात करें तो समबाहु त्रिभुज, ये बहुत मोस्ट है। कई बार एग्जाम्स में केवल समबाहु त्रिभुज से ही डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, समबाहु त्रिभुज। अगला अगर हम बात करें त्रिभुज की बात करें तो आपका विषमबाहु हो गया है, समकोण हो गया है, समबाहु त्रिभुज हो गया है, समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब दो भुजाएं समान होना, तो समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, चलिए, तो इनसे रिलेटेड डायरेक्ट हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में जानना होता है। और इन सब के पहले त्रिभुज के परिमाप की बात करें तो अगर हम परिमाप की बात करें तो हर त्रिभुज का परिमाप अलग अलग होगा, लेकिन त्रिभुज की भुजाएं कितनी है, तो 3 भुजाएं हैं। तो परिमाप का मतलब क्या होगा, परिमाप होगा तीनों भुजाओं का योग। विषमबाहु नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, विषम, विषम मतलब अलग अलग। तो विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जो त्रिभुज होता है, जैसे मान लीजिए इसी को हमने विषमबाहु त्रिभुज माना, तो इसकी जो तीनों भुजाएं होंगी वो कैसी होंगी, अलग अलग। और जब तीनों भुजाएं अलग हैं तो विषमबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग, दैट इज a + b + c। तो विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो गया, a + b + c। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करें तो विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में अगर आप लोगों ने 11th में 10th 11th की किताबों में हीरोज फॉर्मूला पढ़ा होगा एक, तो क्षेत्रफल क्या होता है देख लीजिए। क्षेत्रफल होता है अंडर रूट में s - a s - b और s - c। अब कहना सर s क्या है, तो जहां s हमारा अर्ध परिमाप कहलाता है, क्या कहलाता है, अर्ध परिमाप। अभी हाल हमने बताया परिमाप क्या होता है, a + b + c। तो अर्ध परिमाप की माप क्या हो जाएगी, तीनों भुजाओं का योग बटे 2, क्योंकि अर्ध मतलब आधा, तो s मतलब अर्ध परिमाप, तो a + b + c / 2। तो यहां पर ABC क्या है, तो ABC आपकी भुजाएं हैं, ABC क्या है, भुजाएं हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज में आपने क्या जाना, विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है a + b + c। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अंडर रूट s s - a s - b s - c। और जहां s क्या है, अर्ध परिमाप है, जिसका फॉर्मूला क्या है, a + b + c / 2। तो ये हो गया किसके बारे में, विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। ठीक, और विषमबाहु त्रिभुज में ये जो कोण है, अंतःकोण, ये भी अलग अलग होंगे, क्योंकि तीनों भुजाएं कैसी हैं, अलग अलग। तो अगर किसी त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो उनके कोण भी कैसे होते हैं, अलग अलग। ठीक है, तो अभी मैं आपको केवल फॉर्मूलों के बारे में बता रहा हूं, अगर फॉर्मूले याद हैं तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, अगला बात करें, अगर हम विषमबाहु त्रिभुज के बाद अगली बात करें, अगला त्रिभुज समकोण त्रिभुज। अगला त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, देखिए दूसरा त्रिभुज समकोण। समकोण, समकोण में नाम से ही समझ में आ रहा होगा, समकोण मतलब ऐसा कोण जो समकोण बनाए, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसके अंतर्गत एक समकोण हो। समकोण कितने डिग्री का होता है, तो आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज होता है। मान लीजिए अगर हम इस त्रिभुज को ABC नाम दे दें और यहां पर हम बोलें कि ये समकोण त्रिभुज है, क्यों, क्योंकि इसका एक एंगल या फिर एक कोण 90 डिग्री का है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि 90 डिग्री के सामने की भुजा, ध्यान दीजिए, हमेशा कोई भी आकृति हो अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। और 90 डिग्री के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, पहली बात। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण मान ली और ये सबसे बड़ी होगी। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है, और कोई त्रिभुज में नहीं लगाएंगे। तो 90 डिग्री होने की वजह से इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो आपको पता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, दूसरी चीज, एक तो हो गया ये प्रॉपर्टी। तो अगर समकोण त्रिभुज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पर आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। दूसरा, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो समकोण त्रिभुज में जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो सिंपल सा फॉर्मूला है, सबको याद भी होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहां से समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। और समकोण त्रिभुज में अगर इसकी कर्ण प्रॉपर्टी की बात करें कि पाइथागोरस प्रमेय लगती है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब यूपी टेट 2020 में समकोण त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आया था, समकोण त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनता है, तो समझिए, समकोण त्रिभुज होने के लिए जो शर्त है, ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज के होने के लिए जो शर्त है वो क्या है कि समकोण त्रिभुज वही त्रिभुज होगा जिसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज में शर्त क्या है कि समकोण त्रिभुज होने के लिए सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के
वर्गों के योगफल के बराबर होना चाहिए। अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। समझिए ये बात कहां से आई है, ये बात आई है पाइथागोरस प्रमेय से। अभी हाल मैंने बताया कि 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहां पर हमने प्रॉपर्टी क्या लगाई, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि कर्ण ही कौन सी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा। तो हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज होने के लिए क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि निम्न में से ऐसी कौन सी तीन भुजाएं हैं जो समकोण त्रिभुज बनाती हैं। जैसे कि अगर हम कहें तो हम उसको हिंदी में कह सकते हैं कि ट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिक, मतलब ट्रिपलेट। इंग्लिश में से ट्रिपलेट बोलते हैं और हिंदी में से ट्रिक बोलते हैं। ट्रिक क्या है, जैसे कि 3, 4 और 5। 3, 4, 5 में देख रहे होंगे सबसे बड़ी भुजा कौन है। तो 3, 4, 5 में अगर सबसे बड़ी भुजा को उठाएं तो 5 है। तो 5 का वर्ग करिए, तो 5 का वर्ग क्या होता है, 25। उसी प्रकार अन्य दो भुजाओं को अगर हम लेंगे तो वो कौन कौन है, 3 और 4। तो अगर हम कहें कि 3 का वर्ग कितना होता है और 4 का वर्ग क्या होता है, और दोनों को जोड़ दीजिए। तो 3 का वर्ग कितना है, 9, और 4 का वर्ग 16। 16 और 9 25। मतलब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर है। ठीक, उसी प्रकार अगर हम कहें अगला 8, 15 और 17, अगर हमसे पूछा जाए कि क्या ये ट्रिपलेट बना रहा है, ये त्रिक बना रहा है, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग क्या है। तो हमने कहा सर सबसे बड़ी भुजा क्या दिख रही है, 17। तो अगर हम कहें सबसे बड़ी भुजा अगर 17 है तो आप 17 का वर्ग कर लीजिए। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग 17 जो है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आना चाहिए, तभी वो समकोण त्रिभुज होगा। तो 17 का वर्ग अगर हम करते हैं तो कितना आएगा, 289। 8 का वर्ग करते हैं तो कितना आएगा, 64। और 15 का वर्ग कितना होता है, 225। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो यहां से देखिए 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 200 मतलब 289। तो यहां पर पूछा जा सकता है कि क्या 8, 15, 17 एक समकोण त्रिभुज है। तो आप कैसे पहचानेंगे, क्योंकि यहां पर 90 डिग्री कोण तो दिया नहीं है। अब आपको पहचानने का तरीका क्या है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करके देखना है और उसे देखना है कि वो शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ रहा है, तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। समकोण त्रिभुज पहचानना आसान है, बस प्रॉपर्टी याद रखनी है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब कहना सर ये याद रखना क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं 8, 15 और 17 है, तो समकोण या किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। वो बताएगा नहीं कि वो समकोण त्रिभुज है। अगर क्वेश्चन में आया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और उसने भुजाएं दे दी 8, 15, 17, तो आप यहां पर देखेंगे कि सर ये जो भुजाएं हैं वो तीनों अलग हैं। तो आपके मन में आ सकता है कि सर ये तो विषमबाहु त्रिभुज हुआ, और विषमबाहु त्रिभुज में आपने अभी हाल एक फॉर्मूला पढ़ा था। अगर विषमबाहु त्रिभुज की बात करें तो विषमबाहु त्रिभुज में हमने एक फॉर्मूला बताया था √S S - A S - B S - C, और वहां पर अगर हम 8, 15, 17 रखेंगे तो वो लेंदी हो जाएगा। लेकिन अगर हमें यह पता है कि 8, 15, 17 एक समकोण त्रिभुज है, तो आप सिंपल कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहां पर आधार और ऊंचाई क्या मानेंगे, आप कहेंगे सर जो 17 है वो तो सबसे बड़ी भुजा है, और सबसे बड़ी भुजा अभी हाल मैंने बताया था कि 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, 17 है। क्या ये आधार और लंबाई हो सकती है, नहीं, ये तो हमारा क्या है, कर्ण है। आधार और लंबाई कितनी है, 8 और 15। और अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी भुजाएं 8, 15, 17 है, तो आपने कहा सर ये तो हमारा समकोण त्रिभुज हुआ, और ये जब समकोण त्रिभुज हुआ तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा आधार की जगह आप 8 और ऊंचाई की जगह 15। आधार ऊंचाई बदल सकती है लेकिन इनका गुणनफल तो सेम ही रहेगा। तो यहां से 2 से 8 कैंसिल कर दीजिए, कितनी बार, 4 बार, और 15 चौकी 60। तो इसका क्षेत्रफल जो आ गया वो क्या आ गया, 60 इकाई वर्ग इकाई। बात समझ में आ रहा है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि समकोण त्रिभुज की पहचान कर सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज के बारे में क्या जाना आपने, कि समकोण त्रिभुज में सबसे पहले तो एक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, और सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। क्लियर। तो हम लोगों ने क्या जाना समकोण त्रिभुज के बारे में, कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। ठीक, तो समकोण त्रिभुज का कांसेप्ट हो गया। नेक्स्ट जो है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज बहुत मोस्ट है। समबाहु त्रिभुज में
आप नाम से ही समझ रहे होंगे, सम मतलब समान, तो ऐसी भुजाएं जो सभी समान हो, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान है, मतलब तीनों भुजाएं कैसी हैं, समान है। त्रिभुज का नाम मैंने ABC दे दिया है। यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की भुजाएं तीनों कैसी हुई हैं, समान। तो समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड कई बार हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं वो समझिए। समबाहु त्रिभुज के बारे में चर्चा करें तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं कैसी रहेंगी, एक समान। तो तीनों भुजाएं कैसी हैं, समान है। दूसरी बात, अगर समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हैं तो इसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप अभी हाल बताया कि कोई भी परिमाप निकालना है तो उसकी सभी भुजाओं का योग किया जाएगा, और सभी भुजाओं का योग क्या है, तो हम कहेंगे तीनों भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, 3a। तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वो क्या होता है, 3a होता है, क्योंकि तीनों भुजाओं का योग करना है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला 3a। इसके बाद समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल की बात करें तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ये कैसे आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा आपने क्या मानी, a, तो इस फॉर्मूले को कैसे याद रख सकते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 a²। तो यहां पर क्वेश्चन अगर आ गया कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो और किसका क्षेत्रफल निकालिए, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि आपको दी हुई है समबाहु त्रिभुज की 4 सेंटीमीटर, मान लीजिए बोला गया है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले, क्या बोला है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो आपको डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो यहां से आप कह सकते हैं कि √3/4 इंटू a कितना दिया है, तो a आपको दिया है 4 सेंटीमीटर, आप यहां पर 4 पुट करेंगे तो 4 का वर्ग, इसको सॉल्व करेंगे तो √3/4 इंटू 4 का वर्ग कितना होता है, 16, 4 से ये 16 4 बार कट गया, उत्तर कितना आ गया, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया है। तो समबाहु त्रिभुज में क्या सीखा, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं, जिसकी वजह से इनके परिमाप का मान क्या हो जाता है, 3a। एक बात और, समबाहु त्रिभुज में अगर तीनों भुजाएं समान हैं, तो अभी हाल मैंने चर्चा की थी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं अलग हैं, तो वहां पर अगर तीनों भुजाएं अलग होती हैं तो हम कह सकते हैं कि उनके तीनों कोण भी अलग होते हैं। लेकिन समबाहु त्रिभुज में अगर तीनों भुजाएं समान हैं तो उसका प्रत्येक कोण भी समान होगा। और त्रिभुज के बारे में सबको यह पता है कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग कितना होता है, तो 180 अंश। ये सबको पता है, और जिसको नहीं पता है तो वो नोट कर सकता है कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। अगर त्रिभुज का प्रत्येक कोण, अगर प्रत्येक कोण बराबर है तो वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती हैं, तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण भी समान होंगे, और प्रत्येक कोण का मान कितना होगा, 60 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज या कोई भी त्रिभुज हो तो उसके सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो √3/4 इंटू a²। अब इसके बाद समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बारे में, यह भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है कंसेप्ट, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। ऊंचाई क्या है समझिए, ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हमने क्या मान ली, a। अगर हम समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की बात करें तो इस ऊंचाई को हम क्या बोल सकते हैं, h, और इसका मान मैंने दे दिया ABC। तो समबाहु त्रिभुज की अगर ऊंचाई है, h है, इसको हम कैसे निकालेंगे, तो अभी हाल बताया कि समबाहु त्रिभुज का ये कोण कितना है, 60 डिग्री। ये समबाहु त्रिभुज पर हमने एक लंब डाला, ये जो ऊंचाई है वो इस भुजा पर क्या डाला है, लंब डाला है। ध्यान दीजिए, ये समबाहु त्रिभुज पर लंब डाला है, और लंब डालेगा तो ये कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। और अभी हाल बताया कि 90 डिग्री में हम कौन सा थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर ये a है तो ध्यान दीजिए, जब कभी किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर लंब डाला जाता है तो ये 2 बराबर भागों में बंट जाता है, ये 2 बराबर भागों में बंट जाता है। तो अगर ये पूरा a था तो ये a/2 और ये a/2 हो गया। अब अगर हम यहां पर d नाम दे देते हैं, मतलब ये हमने AD जो लंब मान लिया है, यहां पर हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है, तो यहां से हम एक पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग मतलब a, ये कर्ण है तो a² बराबर लंब का वर्ग h², और आधार का मतलब, तो आधार आपको लेना है a/2, तो a/2 का होल स्क्वायर। तो हमने यहां कंसेप्ट क्या लगाया, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अगर यहां से हमें h की वैल्यू निकालनी है तो आप पक्षांतर करके क्या लिख सकते हैं, h² बराबर a², और a/2 का होल स्क्वायर इस तरफ आएगा तो माइनस का a/2 का होल स्क्वायर। यहां से h² बराबर a², इसको सॉल्व करेंगे तो a का वर्ग a² और 2 का वर्ग 4,
और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व करेंगे तो 4 बन जा 4 मतलब 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3, तो 3a² 4। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर h² बराबर 3a² 4 है तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ h बराबर, ये जो स्क्वायर है वो उस तरफ चला जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा √3a² 4। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से h का मान यहाँ देख सकते हैं, इसका h का मान क्या आ जाएगा √3, और यहां से a² बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा a, और 4 का अगर वर्गमूल निकालेंगे, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना। तो आपको मैंने ये ड्राइव करके बता दिया कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कहां निकली, कैसे निकली। तो ये डेरिवेशन है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, तो h बराबर √3a/2। क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, अगर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4√3 है, क्या बोल दिया, किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4√3 है, तो आपसे पूछा गया कि भाई भुजा बताओ या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो अगर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का मान दिया है तो आप डायरेक्ट h की जगह क्या रख सकते हैं 4√3। तो अगर ये ऊंचाई दी है आपको क्वेश्चन में और आपसे पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल बताइए समबाहु त्रिभुज का, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ h का मान 4√3 रख देंगे, 4√3 बराबर में √3a/2, ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला था। √3 से √3 कट गया और यहाँ से 2 चौके 8, तो यहाँ से समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी आ गई, 8 आ गई। तो अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 आ गई है और आपने कहा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a², और a का मान यहां रख देंगे तो 8 का वर्ग 64, तो हम कहेंगे √3/4 इंटू 8 का वर्ग रखेंगे तो 64, और 4 से ये 64 कट जाएगा, कितनी बार 16 बार, और यहां से उत्तर कितना आ जाएगा 16√3। तो ये तो कंसेप्ट है, ठीक है। क्वेश्चन हो सकता है आपको थोड़ा सा टफ लग रहा हो या जल्दी लग रहा हो, लेकिन ध्यान रखिए बस केवल समबाहु त्रिभुज में क्या क्या रखना है। तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं, प्रत्येक कोण आपका कितने डिग्री का होता है, तो 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो 3a होता है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4a² होता है, और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की बात करें तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3a/2। बात समझ में आ रही है। तो यहां से हमने क्या क्या समझा, आज हम लोगों ने वर्ग के बारे में जाना। वर्ग क्या होता है, तो वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो a²। वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो 4a। इसके बाद आयत के बारे में जाना। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है, तो 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। आयत का विकर्ण क्या होता है, तो आयत का विकर्ण होता है √L² + b²। इसके बाद हमने त्रिभुज के बारे में जाना। त्रिभुज में हमने विषमबाहु त्रिभुज बताया। विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं। फॉर्मूला क्या बताया, अंडर रूट में s, s - a, s - b, s - c, ये विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद हमने समकोण त्रिभुज की बात की। तो समकोण त्रिभुज में हमने बताया कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, और समकोण त्रिभुज होने के लिए सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसके बाद हमने समबाहु त्रिभुज की चर्चा की। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं समान होती हैं, और जब सभी भुजाएं समान होती हैं तो उसके कोण भी समान होंगे। तो प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है, और तीनों कोण भी समान और तीनों भुजाएं भी समान। इसी प्रकार समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a हो जाएगा, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बताया कि √3/4a² होता है, और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, तो √3a/2। तो आज हम लोगों ने वर्ग, आयत और त्रिभुज के बारे में जाना, ठीक है, और उसके कुछ फॉर्मूले बताए। तो इन फॉर्मूलों को याद करना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, और आप लोगों के सपोर्ट से जैसे ही हम लोगों के 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम लोग लाइव क्लास देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आपका इसी प्रकार सहयोग बना रहे। थैंक यू।